सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और एक चित्र दिया गया है। रिया एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है। वह कच्ची झोपड़ी में रहती है। उसने एक दिन लाल, काली और भूरे रंग की चींटियों को एक पंक्ति में दाने ले जाते हुए देखा और सोचने लगी कि ये नन्ही नन्ही चींटियां कितना परिश्रम करती हैं, इसलिए इन्हें परिश्रमी जीव कहते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, बुद्धिमान, कच्ची, लाल, काली, भूरे, नन्ही नन्ही और परिश्रमी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह विशेषण है। तो यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेष्य के बारे में। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काली, चींटी। यहाँ काली विशेषण चींटी की विशेषता बता रहा है, अतः चींटी विशेष्य है। अब यहाँ पे हमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। सफेद गाय। तो सफेद शब्द क्या हो गया? विशेषण का शब्द हो गया। और विशेष्य क्या हो गया? गाय, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है। 2 किलो चीनी। तो 2 किलो विशेषण हो गया और विशेष्य चीनी हो गया। तो विशेषण के भेद, अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 मुख्य भेद हैं। कौन कौन से? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3, 10, कुछ, अनेक। तो ये हमारे संख्यावाचक विशेषण हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिन विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 10, 4। तो इन शब्दों से हमें निश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। अब अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अनेक, कुछ, थोड़ा आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की तौल, नाप या माप का ज्ञान हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध, 8.25, 5 गज। परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित परिमाणवाचक कौन से होंगे? जिस विशेषण से किसी निश्चित परिमाण का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 हाथ जमीन, 2 किलो चीनी। अगला है अनिश्चित। जिस विशेषण से किसी निश्चित परिणाम का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, कुछ दूध। अगला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अर्थात रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि अन्य शब्द। अगला है सार्वनामिक विशेषण। जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अब सर्वनाम के शब्द कौन से होते हैं? किसी को बुलाओ, वह अच्छा गाती है, तुम क्या करोगे। अब ये विशेष्य के शब्द कैसे बन जाए? विशेषण का शब्द कैसे बनेगा? किसी व्यक्ति को अंदर बुलाओ, वह लड़की अच्छा गाती है, तुम लोग क्या करोगे। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बड़ा साहसी है। यहाँ बड़ा प्रविशेषण है क्योंकि वह का
विशेषण साहसी की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है, ये भी क्या होगा, हमारा प्रविशेषण शब्द होगा। बहुत से किसका पता चल रहा है, प्रदूषित की विशेषता का पता चल रहा है, इसलिए ये बहुत जो शब्द है वो हमारा प्रविशेषण होगा। अगला है विशेषणों की तुलना। जिन विशेषणों द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है उन्हें तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सबसे पहले हम मूल अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में इसी प्रकार की तुलना नहीं होती, इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है। जैसे सरला सुंदर है, तो ये क्या होगा, हमारा मूल अवस्था। अब उत्तरावस्था, इस अवस्था में दो वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे सरला गीता से अधिक सुंदर है, तो यहाँ पे हमने देखा कि सरला और गीता के बीच तुलना की जा रही है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, उत्तरावस्था। ऐसे ही अब अगला है उत्तमावस्था। इस अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या स्थानों में सबसे बढ़कर बताया जाता है। जैसे राम अपने भाइयों में श्रेष्ठतम है, सरला सबसे अधिक सुंदर है। केवल गुणवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। गुणवाचक विशेषणों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध होता है। जैसे दशा का, कमजोर, हल्का, गीला, भीगा, पालतू, अवस्थ आदि। रंग, सफेद, लाल, पीला, नीला, धुंधला, गुलाबी। स्वाद, मीठा, कड़वा, तीखा, फीका, नमकीन। ऐसे ही गुण का देखेंगे, मूर्ख, बुरा, तुच्छ, अच्छा, कायर। स्पर्श का, सख्त, खुरदुरा, कठोर। आकार का, सीधा, चपटा, लंबा, चौड़ा। समय का, भूत, वर्तमान, अगला, पिछला। स्थान का, ऊंचा, नीचा, भीतर, बाहरी। अब यहाँ हम देखेंगे विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। मूलावस्था होगी सुंदर, उत्तरावस्था होगा सुंदरतर और उत्तमावस्था होगी सुंदरतम। ऐसे ही उच्च, उच्चतर, उच्चतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। इसी के साथ आप और उदाहरण देख सकते हैं। अब विशेषण की रचना। कुछ शब्द अपने मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, गोरा, काला, मोटा, दुबला, हरा, चतुर, तीव्र आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे संज्ञा शब्द हो गया कल्पना, उसमें प्रत्यय लगा एक, तो क्या बन गया, काल्पनिक। वाच, आल, वाचाल। सीमा, इत, सीमित। पाप, ई, पापी। पत्थर, इला, पथरीला। अंत, इम, अंतिम। जटा, इल, जटिल। रंग, इन, रंगीन। स्मरण, इया, स्मरणीय। तेजस्वी, तेजस्वी। यहाँ पे आपको और उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है कुछ विशेषण क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ना, इत, पढ़ित, पठित। पूजन, इया, पूजनीय। लुटना, आ, लुटा। पढ़ना, कु, पढ़ाकू। तैरना, अक, तैराक। चाल, उ, चालू। दिखाना, वटी, दिखावटी। बढ़ना, इया, बढ़िया। अब अगला है कुछ विशेषणों की रचना सर्वनामों से होती है। जैसे तुम का, तुम्हारा। वह का, वैसा। कौन का, कैसा। कुछ विशेषणों की रचना अव्यय से भी होती है। जैसे आगे का, अगला। भीतर का, भीतरी। पीछे का, पिछला। कुछ विशेषणों का निर्माण उपसर्ग लगाकर, कुछ विशेषणों का निर्माण उपसर्ग जोड़कर भी होता है। जैसे अ उपसर्ग लगा दिया और विशेषण बन गया अटल, अबोध। सु उपसर्ग लगाकर सुलभ, सुगम। निर उपसर्ग लगाकर निर्गुण, निर्भय। निस उपसर्ग लगाकर निष्फल, निश्चल। दु उपसर्ग लगाकर दुमंजिला, दुगना। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।